Hello everyone, welcome to Civilytics. चलिए कल हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर या फर्स्ट क्लास को देखा। उसमें हम क्या बताए थे? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, ये हम देख लिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चों से आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। हमको 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, 4000 घंटा वॉच भी पूरा करना है, और सही में बोले मोनेटाइज। और सभी को मैं बता देता हूँ, ऑल सब्जेक्ट ऑफ जीएस डिटेल में पढ़ाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। बिलीव करो, मैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वैसा ही यहाँ दूंगा ऑनलाइन में, आपको कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आएंगे इन्वायरमेंट पर। इन्वायरमेंट आएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप साइंस पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो हम लोग क्या करते हैं, साथ में ही इन्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम लोग साइंस टेक पढ़ेंगे, उसके साथ में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद इन्वायरमेंट। उसके बाद फिर हम लोग पॉलिटी देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग हिस्ट्री, या पहले हिस्ट्री देख लेंगे, फिर पॉलिटी देखेंगे, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स देखेंगे। इसी तरह सब सब्जेक्ट चलते रहेगा। ठीक है, और साथ में हम लोग देखेंगे, हम कोशिश करेंगे सारे सब्जेक्ट का टेस्ट लेने का। ठीक है, चले तो हम लोग आज सेकेंड लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कल हम लोग कहाँ तक थे? सेंट्रोजोम तक पढ़े थे। आज हम लोग देख लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, अभी कैसा होगा? देखिए, इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, देखिए ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ भी एक्चुअली पोर्स मेम्ब्रेन रहता है, यहाँ पोर्स रहता है, छिद्र रहता है, ताकि जो मटेरियल न्यूक्लियस को रिक्वायर्ड है वो उसको सिलेक्टिव वे में उसके पास आ सके। ठीक है, और देख लेते हैं एक रफ क्या क्या न्यूक्लियस में होता है। सिर्फ अब इसका हम सिर्फ स्ट्रक्चर करेंगे। इसका अगर स्ट्रक्चर हम देख लें, अगर ऐसे हम देखें, एक सेकंड, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसमें। पोर्स मतलब छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ होते हैं क्रोमेटिन, का नाम सुने होंगे आप लोग। एक्चुअल में ये क्रोमोजोम का इनिशियल फेज होता है, इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। ये मैच्योर होके ही क्रोमोजोम बनता है। मैच्योर होके क्या बनता है? क्रोमोजोम। इसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। ठीक है, इसी क्रोमेटिन में मौजूद होता है आपका डीएनए।
ठीक है। और ये होता है आपका क्रोमेटिन। आप देखिए ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या मौजूद होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टो प्रोटीन, याद रखिएगा, हिस्टो प्रोटीन, ठीक है। और ये डीएनए रहता है जिसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। और हिस्टोप्रोटीन को क्या होगा, नॉन जेनेटिक होगा, इसमें कुछ थोड़ी ना कैरी करता है पुराने कि माँ बाप से इसको क्या जीन में आया है, नॉन जेनेटिक, ठीक है। उसके बाद यहां एक रहता है न्यूक्लियोलस बोलते हैं इसको, ये आपका ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। इसका काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, ठीक है। अब इसके अंदर देखिएगा मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसके अंदर क्या रहता है, एक मेम्ब्रेन लेयर रहता है, मेम्ब्रेन मतलब पतला सॉरी पतला झिल्ली से। तो एक ये हो गया लेयर, एक ये लेयर हो गया, तो ये कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें सेमी लिक्विड के फॉर्म में इसमें द्रव भरा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं लिक्विडोप्लाज्म। किस फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो ये आपका रहा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ अगर हम क्रोमेटिन का देखेंगे ना, क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर जो रहता है स्टार्टिंग में, थ्रेड ऐसे ऐसे रहता है, पतला थ्रेड ऐसे ऐसे, और यहाँ पे हिस्टोप्रोटीन ऐसे बैठा रहता है इसके ऊपर, ठीक है। और ये लेयर बाय लेयर रहता है, लेयर बाय लेयर रहता है। तो ये जो हो गया ना, ये हो गया हिस्टोप्रोटीन, और ये हो गया आपका डीएनए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्रोमेटिन से डीएनए, डीएनए से जीन, जीन से क्रोमोसोम कैसे बनता है, हल्का सा हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डीएनए और सेंट्रल डॉगमा जिसको कहते हैं वो कैसे बनता है, वो प्रोसेस हम लोग सब देखेंगे एक एक करके, आराम आराम से नोट्स चलेंगे हम लोग, आराम आराम से पढ़ना है। और आप लोग प्लीज नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, ज़्यादा बेटर होगा आप लोग के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रोमेटिन का। इसका स्ट्रक्चर पूछे आपको तो कैसा होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब धागा जैसा पतला होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यही थोड़ा सा मैच्योर होके क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बोले, सॉरी अगर हम यहां बोले डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसे बना लेते, रुको
कलर अगर हम देखें ना तो डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है। ठीक है, सपोज ये रेड हुआ, ये ग्रीन हुआ, ये ब्लैक हुआ, ये येलो हुआ, ऐसे ही इसको हम बोल देंगे जीन फर्स्ट, ये हो गया जीन सेकंड, ये हो गया जीन थर्ड, ये हो गया जीन फोर, ये हो गया जीन फाइव, और ये क्या है, ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे जेनेटिक मैपिंग होता है। अब डीएनए में क्या मौजूद रहेगा, जीन मौजूद रहेगा। ठीक है, ये जो कलर हम लोग बोल रहे हैं ना, कलर इज कॉल्ड जीन। अलग अलग कलर से इसको दर्शाया जाता है। या कह लो और सेगमेंट ऑफ जीन, अलग अलग टुकड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे ये रेड वाला अलग टुकड़ा दिखाई दे रहा है, ग्रीन वाला अलग दिखाई दे रहा है, ये कलर अलग, येलो अलग दिखाई दे रहा है, ये वाला कलर अलग दिखाई दे रहा है। जो सेगमेंट में बटा हुआ है ना, वही क्या होगा, जीन होगा। अब अभी तक जितने भी रिसर्च किए गए उसमें एक निष्कर्ष निकला अभी तक, इन वन सेल, बोल रहा है कि एक सेल में अभी तक लगभग 50,000 जीन पाया जाता है। फाउंड जीन। ये जो कलर कोडिंग है ना, एक डीएनए में, सॉरी एक वन सेल में लगभग 50,000 जीन पाया जाता है। अब यही जीन फिर किस में चेंज होता है, क्रोमोसोम में चेंज होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा आता है, कॉइल जैसा, कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर। एक्चुअली देखिएगा ना, ये मान ले कि है जीन है, ये जीन है। अब इस पे कौन सा प्रोटीन बैठेगा जाके, हिस्टोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, हिस्टोप्रोटीन। ये हो गया जीन, ये हो गया प्रोटीन, और ये इसका फॉर्म कैसे चेंज हो जाएगा, ऐसे ऐसे चेंज हो जाएगा, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे यही कॉइल का स्ट्रक्चर और समान हो जाएगा, ऐसे ऐसे डेवलप होगा, और फिर लास्टली इसका देखिएगा स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका ऐसे, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इस पे हिस्टोप्रोटीन बैठा रहता है। हिस्टोप्रोटीन जो रेड वाला हम दिखा रहे हैं, ये क्या है, हिस्टोप्रोटीन। यहाँ हिस्टोप्रोटीन रहता है, ये क्या है, हिस्टोप्रोटीन। ठीक है, तो क्रोमेटिन से आप देखिए क्रोमोसोम हम कैसे बना रहे हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डीएनए से, कि डीएनए क्या है, और उसका स्ट्रक्चर वगैरह हम देखेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम दीजिए डीएनए एंड
सेंट्रल डॉगमा, डीएनए एंड सेंट्रल डॉगमा। इसका डेफिनेशन क्या होगा? अगर हम बोले इन न्यूक्लियस क्रोमेटिन मटेरियल are present, chromatin material are present which is made of DNA and protein। यहां लिख देना हिस्टोप्रोटीन। फिर वही चीजें दोहरा रहे हैं जो हम ऊपर तुमको बता दिए। अब पूछ दिया कि भैया ये है क्या? अगर पूछ दिया कि डीएनए है क्या भाई, क्या है? एक तरह से क्या है? जेनेटिक मटेरियल। वेयर इंस्ट्रक्टिंग आर written to carry out function of cell and body। देखें, अगर हम आपको इस लाइन का मतलब अगर समझा दें, फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर है एंड फादर है, ठीक है? इन दोनों का अपना अपना क्या है? जीन है। अब जीन है मतलब इसमें क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? तो ये जेनेटिक मटेरियल, जब दोनों का जेनेटिक मटेरियल अपना अपना है और जब गर्भ में ये ओवरी कह लो, ओवरी अंडाशय का निर्माण जब होता है, उस समय फादर का जीन और मदर का जीन दोनों का जेनेटिक मटेरियल आके मिक्स होता है और एक नए टाइप का जीन फॉर्मेशन होता है, ठीक है? कुछ प्रॉपर्टीज मदर का रहता है और कुछ प्रॉपर्टी फादर का रहता है। यहाँ न्यू जीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? अब न्यू जीन का फॉर्मेशन जैसे हुआ, अब इसमें है क्या कि भैया बॉडी का शेप कैसा होगा, कलर कैसा होगा, ठीक है? बॉडी का शेप मतलब फिजिकल, बाहरी आवरण कैसा होगा, कहने का मतलब नाक कैसा होगा, आंख कैसा होगा। उसके बाद जीन में ये भी रहता है कि शॉर्ट होगा, लॉन्ग होगा कि मीडियम होगा, सारे चीज इसमें जीन में भरे होते हैं, उसमें सारा चीज रिटर्न होता है, ठीक है? उसके बाद फिर इसी जीन से प्रोटीन का निर्माण, इसी जीन के आधार मानकर नए टाइप का न्यू सेल का निर्माण होगा, और यही सेल फिर ग्रोथ करेगा और फिर ग्रोथ करके आगे चल के फिर बॉडी का निर्माण होगा और फिर बेबी बॉर्न होगा, ठीक है? ऐसे ही होता है। या कह लें, मान लीजिए कि आपके शरीर में एक डीएनए पहले से, डीएनए का जो भी चीजें, जो भी उसमें प्रॉपर्टीज है कि इसका कह सकते कलर ऐसा होगा, इसका नाक ऐसा होगा, इसका कान ऐसा होगा, लॉन्ग होगा चाहे शॉर्ट होगा, उसके बाद उसमें कुछ डिसऑर्डर नहीं होगा या डिसऑर्डर होगा, वो सब चीज़ें सारा जेनेटिक में उसको कोडिंग किया हुआ रहता है, ठीक है? हम तो वहाँ कलर वाइज आपको दिखाएं कि रेड अलग, ब्लैक अलग, वो सब कोडिंग है सब, ठीक है? अब उसी के आधार पर अगर अभी मान लो कि अभी बच्चा एक डीएनए कोडिंग के साथ जन्म लिया, बेबी बॉर्न हो गया। अब जब बेबी बॉर्न हो गया तो उसको नंबर ऑफ सेल और बढ़ाना है। अब मान लीजिए कि यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ बेबी बॉर्न हो गया, सपोज यहाँ बेबी हो गया बॉर्न। अब अभी तो छोटा है, अब इसको बॉडी क्या होगा? बॉडी तो ग्रोथ करेगा ना, ये बॉडी आपका ग्रोथ करेगा। अब ग्रोथ करेगा तो नंबर ऑफ सेल रेप्लिका
बाहर आपने जो उसका जो जेनेटिक कोड है उसमें जो जीन है वो क्या करेगा, नंबर ऑफ सेल को बनाएगा। तो नंबर ऑफ सेल को बनाने के लिए उसका कुछ ना कुछ तो एक मैपिंग चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए कि इतना ये इसमें इंफॉर्मेशन है, इस तरह का इस यहाँ बॉडी में ऐसे ग्रोथ होगा, या इसमें इस डिसऑर्डर के साथ ग्रोथ होगा, या इसमें ये बीमारी के साथ ग्रोथ होगा, या कोई भी बीमारी नहीं होगा, जो भी चीज़ें होगा प्रॉब्लम या ना भी प्रॉब्लम हो, तो उसमें क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन सब किसके पास गैदरिंग होगा, डीएनए के पास गया, और वो डीएनए जाके उस तरह का प्रोटीन का निर्माण करने बोलेगा। और जब प्रोटीन का उसी प्रॉपर्टीज के आधार पर प्रोटीन का निर्माण होगा, तो वही प्रोटीन के आधार पर फिर क्या होगा, नया सेल का निर्माण होगा, और फिर बॉडी उस तरह ग्रोथ करेगा। कहने का मतलब अगर हम फिर से अगर बोलें, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें कि अगर सपोज कोई एक मटेरियल का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल अगर एक बिस्किट का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, बिस्किट का निर्माण करें तो हमको कुछ ना कुछ इसमें मटेरियल चाहिए, फार्मूला चाहिए। फार्मूला मीन्स प्रॉपर्टीज कि इसमें क्या क्या मौजूद रहेगा। तो व्हीट ले लेते हैं, शुगर ले लेते हैं, ठीक है, से बनाना है तो भाई सूखा मेवा ले लेंगे, और बहुत सारा कुछ इसमें मिक्स किया जाएगा, वाटर लेना होगा, कुछ और केमिकल्स वगैरह मिलाना होगा ताकि खराब ना हो जल्दी। ये सब चीजें, ये क्या हो गया, ये सब चीजें क्या है, इसमें कह लो इसका डीएनए है, प्रोसेस है, इसमें लिखा हुआ है कि बिस्किट अगर बनेगा तो इस तरह बनेगा। इस कंपनी का बिस्किट मान लो पार्ले जी का है, तो पार्ले जी का बिस्किट जो बनेगा इसका प्रोसेस है, केमिकल फार्मूला ये है। अब वही केमिकल फार्मूला का हम नाम यहाँ क्या देंगे, डीएनए। अब डीएनए क्या करेगा, उस तरह का फिर ऑर्डर देगा, किसको, राइबोसोम को, कि भैया तुम इस तरह का प्रोटीन का निर्माण करो, मतलब ये सब सामग्री लाओ, प्रोटीन मतलब ये सब सामग्री लाओ, प्रोटीन लाओ, तब जाके फिर न्यू सेल का या यहां कह लो बिस्किट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी के आधार पर समझाया डीएनए का क्या करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जीन क्या होता है। ठीक है, जीन है ना, ये सेगमेंट में उसका टुकड़ा, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज known as gene, and one gene normally have instructions for one character। समझ आया? एक प्रॉपर्टीज के लिए एक जीन पर निर्भर करता है, एक सेगमेंट पे। जिस वहां देखे थे ना, रेड, हरा, नीला, पीला, सब जो वो सेगमेंट था। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लें, वन जीन मतलब वन सेगमेंट। मान लो कि सपोज हम एलो की बात कर रहे थे, तो वन एलो जो सेगमेंट था, एलो सेगमेंट, मैं इसकी बात करूं तो मान लो वन जीन किसके, एक प्रॉपर्टीज के लिए है, वह एक कैरेक्टरिस्टिक्स, मान लेते हैं आई कलर, ये आई कलर के लिए जिम्मेदार होता है। फिर मान लेते हैं वन जीन ऐसा है, ब्लैक कलर की मैं बात करूं, ब्लैक कलर वाला जीन मैपिंग जो आगे हम उसमें जो स्टार्टिंग में बताए थे, मान लेते हैं ये फेस स्ट्रक्चर के लिए। इसी तरह एक और जीन ले लेते हैं हम लोग, ब्लू कलर लेते हैं नोज स्ट्रक्चर के लिए, इसमें तो सब आ जाएगा। मान लेते हैं ये आपका लेग स्ट्रक्चर। इसी तरह ये
चलता जाएगा चलता जाएगा, सो ऑन। ठीक है, मतलब एक जीन के लिए एक ही बॉडी का एक ही प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगा। ठीक है, अब कभी पूछेगा कि भैया इसका लोकेशन क्या है, भैया पूछ देगा लोकेशन क्या है जीन का, कहां रहता है जीन, क्रोमोसोम्स, किसमें रहता है, क्रोमोसोम्स। अगर लिखना तो लिखें, इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता का एक क्या है, इकाई है, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सबसे छोटा इकाई है, आनुवंशिकता का छोटा सबसे छोटा इकाई। अगर हम यहां बोले, अगर ह्यूमन की बात करें, लोग जानते हैं अगर ह्यूमन की बात करें तो कितना क्रोमोसोम्स होता है, यहां होता है 23 पेयर, या कह लो टोटल 46। इसमें से जो 1 पेयर होता है, 1 पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम्स होता है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होता है, डिटर्मिनेशन मतलब यहां से डिसाइड होता है कि चाइल्ड जो होगा गर्ल होगा या बॉय। अगर गर्ल रहा तो XX, बॉय रहा तो XY। और 22 पेयर जो होता है ये होता है फॉर बॉडी पार्ट्स। सपोज लेग के लिए, फेस के लिए, नोज के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, etc। ठीक है, चल अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, एक्चुअली अगर पूछे आपको कि पॉलीमर है कि मोनोमर, आप केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे पॉलीमर मोनोमर ये सब, देखिए इट इज पॉलीमर। पॉली मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन, मोर देन वन। ठीक है, चलिए देखते हैं। डीएनए मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक्चुअली ये है ना 3 चीज से मिलकर बनाता है। इट इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। एक तो होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर का मतलब यहाँ इसका फॉर्मूला अगर देख लें C5H10O4 होता है। ठीक है, और उसके बाद होता है फॉस्फेट ग्रुप का होता है इसमें शामिल फॉस्फेट ग्रुप H3PO4। नाइट्रोजीनस होता है नाइट्रोजीनस बेसिस।
नाइट्रोजन का बेस होता है। इसमें अगर देखिएगा ना, इस वाले डीएनए वाले भाग में नाइट्रोजन का जो बेस होता है ये एक्चुअली 4 टाइप्स का होता है। 4 टाइप्स होता है, ठीक है। पहला होता है एडेनिन, दूसरा जो बेस होता है गुआनिन, तीसरा जो बेस होता है साइटोसिन, और चौथा जो बेस होता है थायमिन। ठीक है, ये किसकी मैं बात कर रहा हूं? डीएनए में बोल रहा हूं। तो बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता है कि डीएनए में कितना नाइट्रोजन बेस होता है, डीएनए कितने चीजों से मिलकर बना होता है। तो 3 चीज से, क्या? डीऑक्सीराइबो शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, उसके बाद फिर नाइट्रोजिनस बेस या नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजिनस नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन बेस वहां आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब इधर देखिए, ये तीनों चीजें मिलकर, किसकी मैं बात कर रहा हूं? ये 1 2 3, ये तीनों चीजें मिलकर बनाता क्या है? उल्टा अब इसके देखिए, ये तीनों चीजें मिलकर बनाता है न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड क्या बनाता है? डीएनए। समझ में आया? कह लो, अगर हमको एक न्यूक्लियोटाइड अगर बनाना है तो हमको 3 चीज की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएगा? डीएनए का निर्माण करेगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग बॉन्ड क्या होता है, कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन के बीच कौन कौन सा बॉन्ड होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट उसको समझते जाइए। ठीक है, हम जहां एस लिखेंगे आप समझ जाइएगा शुगर है, जहां पी लिखेंगे वहां समझ जाइएगा फॉस्फेट है। ठीक है, और जी लिखेंगे वहां समझ जाइएगा, जहां एस लिखेंगे वहां समझ जाइएगा शुगर, जहां पी लिखेंगे समझ जाइएगा फॉस्फेट, जहां हम जी लिखेंगे समझ जाइएगा गुआनिन। ठीक है, जहां ए लिखेंगे समझ जाएगा एडेनिन। ठीक है, जहां सी लिखेंगे साइटोसिन, और जहां टी लिखेंगे थायमिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसका हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्चुअली जो हम लोग लेदर टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनता कैसे, ये चीज हम लोग देखेंगे। चलिए, सपोज इसमें थोड़ा सा बड़ा करना होगा, इसलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए, मान लेते हैं ये एक शुगर लिए, एक शुगर के साथ यहाँ फॉस्फेट रहेगा, और फिर इसके साथ एक फॉस्फेट जुड़ा रहेगा। ठीक है, और इसके साथ जुड़ा रहेगा एडेनिन, और फिर डबल बॉन्ड, और फिर थायमिन। यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड शुगर, और सेम चीज इधर फॉस्फेट। ठीक है, अब सेम चीज यहां ले लेते हैं, एक शुगर यहां, अब ये फॉस्फेट इससे जुड़ा रहेगा, और एक यहां से फिर फॉस्फेट होगा, यहां से फिर ले लेंगे हम लोग थायमिन के बाद एडेनिन, फिर डबल बॉन्ड, यहां उल्टा जस्ट हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा थायमिन के बाद सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा एक शुगर के साथ ये फॉस्फेट मिलेगा, और फिर ये यहाँ एक फॉस्फेट आएगा, अब फिर हम लोग यहाँ से फिर एक शुगर आएगा, और फिर यहाँ से साइटोसिन आएगा, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच होगा ट्रिपल बॉन्ड, और फिर यहाँ आएगा शुगर, और शुगर के बाद एक तो यहाँ फिर से फॉस्फेट से जुड़ेगा, और फिर से यहाँ एक फॉस्फोरस आएगा।
ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहां से फिर एक शुगर आएगा, ये यहाँ स्ट्रक्चर रहेगा, और यहाँ से फिर जुड़ा रहेगा साइटोसिन। साइटोसिन और गुआनिन के बीच होगा ट्रिपल बॉन्ड। जस्ट उल्टा करते हैं, एक बार देखिए टी इधर रखे, एक बार टी इधर, एक बार एडेनिन इधर रखे, एडेनिन। अब एक बार साइटोसिन यहाँ रखें और गुआनिन इधर, तो गुआनिन इधर कर देंगे, फिर साइटोसिन इधर कर देंगे। इस तरह चलते रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका हो गया ट्रिपल बॉन्ड हो गया। फिर यहाँ आएगा शुगर आएगा सिंगल बॉन्ड के साथ। उसके बाद यहाँ आएगा एक फॉस्फेट जो इससे जुड़ा होगा और इससे जुड़ा होगा, ठीक है। और फिर यहाँ एक फॉस्फेट आएगा और फिर से यहाँ एक शुगर आएगा, ठीक है। अब ये शुगर के साथ फिर गुआनिन आएगा यहाँ, और गुआनिन के बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा यहाँ फिर से, और फिर साइटोसिन आएगा। साइटोसिन के बाद एक और फिर शुगर होगा, शुगर के बाद फिर यहाँ फास्फोरस होगा और ये फिर इससे जुड़ा रहेगा, और फिर यहाँ एक फास्फोरस होगा, एक यहाँ फिर शुगर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ क्या आएगा, एडेनिन आएगा, और फिर से यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा, फिर ये थाइमिन आ जाएगा, और फिर ये यहाँ शुगर आएगा सिंगल बॉन्ड के साथ, और इधर फिर एक फॉस्फेट आएगा, फिर इधर एक फॉस्फेट आएगा, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए, एक ये वाला लाइन पकड़िए। सबसे पहले एक ये लाइन अगर हम पकड़े तो ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, तो इधर एक फॉस्फेट का लाइन होगा, ठीक है। और फिर हम लोग एक ये लाइन पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहां हम लोग बनाते हैं, ये फर्स्ट वाला लाइन हो गया फॉस्फेट वाला लाइन, सॉरी सीधा बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक इधर हो गया फॉस्फेट का लाइन, सिर्फ बता रहे हैं कि लेदर स्ट्रक्चर कैसे आया, ठीक है। अब बीच में देखते हैं हम लोग एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ये सब जो आया, ट्राइफॉस्फेट जो आया ना, इस वाले लाइन को, इस वाले लाइन को, इस वाले लाइन को, ठीक है। हम लोग यहाँ देख लेते हैं, इस वाले लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। शुगर वाला लाइन यहाँ ड्रॉ नहीं करेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा अच्छे से होगा, डिटेल में होगा, ठीक है। पहला क्या था, एडेनिन, कौन सा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड, किसके साथ जुड़ा था, थाइमिन के साथ। दूसरा क्या है, थाइमिन, डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ा था, गुआनिन के साथ, गुआनिन। उसके बाद क्या है, गुआनिन, कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन है ना, किसके साथ जुड़ा है, गुआनिन के साथ। फिर यहाँ क्या था, गुआनिन, कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, किसके साथ, साइटोसिन के साथ। फिर क्या था यहाँ, गुआनिन, फिर क्या था, साइटोसिन, कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या था, थाइमिन, डबल बॉन्ड, फिर एडेनिन, ठीक है। तो ऐसे लेदर स्ट्रक्चर बना। ये हो गया डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। चलो इसका नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये देखिए, ये हो गया आपका फॉस्फेट वाला हो गया, ये आपका हो गया
शुगर वाला लाइन हो गया। इसी के साथ क्या रहेगा, ये शुगर, ये फॉस्फेट, और इसी के साथ यहाँ रहेगा क्या, एडेनिन, डबल बॉन्ड थायमीन। इसके बाद क्या रहेगा, थायमीन डबल बॉन्ड एडेनिन। इसके बाद क्या रहेगा, डबल बॉन्ड ग्वानिन, फिर ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। बस इसी तरह रिपीट होते रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हेलिक्स लिख लीजिएगा। ये भी क्या होगा, हेलिक्स होगा। ठीक है, हेलिक्स 2, हेलिक्स 1। अब इसका ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर होता है अगर देखना हो तो होगा आपका ऐसे। ठीक, ऐसे। अब यहाँ देखिएगा ना, अलग अलग कलर का रहता है। हम लोग उसमें ना डीएनए का देखे थे कलर करके, एक्चुअली ऐसे रहता है। एक्चुअली ऐसे रहता है, इसमें कलर कोडिंग रहता है बस। सॉरी, ये तो इसमें ग्रीन हो गया। ठीक है, ऐसे कलर कोडिंग रहता है। ये इसका कलर कोडिंग, ये कलर कोडिंग रहता है इसका। ये आपका हो गया हेलिक्स फर्स्ट, ये आपका हो गया हेलिक्स सेकंड। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं लेदर स्ट्रक्चर, सीढ़ी जैसा। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। अब जो इसका लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज किस बेस पे होगा? अगर आपको कभी पूछ देना है कि लैंग्वेज ऑफ डीएनए क्या होता है, तो लैंग्वेज ऑफ डीएनए हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? अगर बोले लैंग्वेज ऑफ डीएनए, क्वेश्चन बहुत कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में पूछ सकता है। लैंग्वेज ऑफ डीएनए हमेशा डिपेंड करता है एडेनिन, गुआनिन, ठीक है, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन तो इसी में होगा। इन्फॉर्मेशन है तभी तो आप कुछ बोल पाइएगा, कहने का मतलब है। इसका लैंग्वेज वही होगा, जो इनके पास इन्फॉर्मेशन रहेगा वही लैंग्वेज होगा। उसको कोई पूछेगा तो वो जो जितना ही इन्फॉर्मेशन है उतना ही तो जवाब देगा वो, बस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग डीएनए के बाद फिर सेकंड टॉपिक पे। इसी का पार्ट है क्या, आरएनए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड।
अब इसका कंपोजिशन अगर पूछ ले कोई कि किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, कंपोजिशन मतलब घटक की बात कर रहा हूँ, किस किस चीज़ से, या कह लो इट इज मेड अप ऑफ, किस चीज़ से मिलके बना होता है। तो पहला होता है राइबोज शुगर, दूसरा होगा फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा होगा नाइट्रोजन बेसिस। देखिए पहले जो आप लोग पढ़े एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और एक और थाइमिन, एक्चुअली डीएनए में और आरएनए में के कुछ लैंग्वेज में एक ही चीज के अंदर है। एडेनिन डीएनए में भी पाया जाएगा, एडेनिन आरएनए में पाया जाएगा, गुआनिन डीएनए में पाया जाएगा, गुआनिन आरएनए डीएनए में पाया जाएगा, और आरएनए में पाया जाएगा। साइटोसिन डीएनए में भी पाया जाएगा और आरएनए में भी पाया जाएगा। सिर्फ थायमिन के जगह यहाँ यूरेसिल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? यूरेसिल। अब नाइट्रोजन बेसिस होगा तो फर्स्ट लिख लीजिएगा ये से एडेनिन, ठीक है। सेकेंड इसका हो जाएगा गुआनिन, थर्ड इसका हो जाएगा साइटोसिन, अरे उल्टा लिख दी, और यू से हो जाएगा यूरेसिल। अब देखिए नाइट्रोजन बेसिस के आधार पे यहाँ क्वेश्चन ये पूछता है कभी कभी कि डीएनए में कौन सा चीज नाइट्रोजन बेसिस में कौन सा नहीं पाया जाता। जैसे एडेनिन दे दिया, गुआनिन दे दिया, और एक यूरेसिल दे दिया और एक थाइमिन दे दिया। कौन सा नहीं पाया जाता? एडेनिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है। कौन सा? यूरेसिल। यूरेसिल कहाँ पाया जाता था? पाया जाता है आरएनए में पाया जाता है। तो ऐसे करके आपको वहां क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी है, ठीक है। इसमें क्या होगा अगर देखें नो थायमिन प्रेजेंट, इसमें थायमिन नहीं प्रेजेंट होता है इन आरएनए, यूरेसिल इज प्रेजेंट। इतना याद रखिए, थायमिन की जगह क्या प्रेजेंट रहता है? यूरेसिल प्रेजेंट। और ये हमेशा देखिएगा ना वन हेलिक्स फॉर्म में होता है। एक्चुअली अगर हम बोले वहां डबल हेलिकल था, डबल हेलिक्स था इसलिए डबल हेलिकल बनना था, यहां सिंगल हेलिकल बनेगा। आरएनए इज सिंगल हेलिक्स इन स्ट्रक्चर। बोलोगे सर सिंगल हेलिक्स कैसे बनेगा? दिखाते हैं कैसे बनेगा सिंगल हेलिक्स। देखिए हेलिक्स हमेशा जो बनता है वो किसके कारण हेलिक्स करने चाहिए? ये शुगर के कारण, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, सॉरी फॉस्फेट नॉट शुगर, फॉस्फेट। ये आपका हो गया फॉस्फेट, ये वन शुगर के साथ दूसरा फॉस्फेट आएगा, और उसके साथ क्या एडेनिन जुड़ा रहेगा, ठीक है। फिर आएगा सेकेंड शुगर, इसके साथ फॉस्फेट, हाफ फॉस्फेट, फिर क्या जुड़ा रहेगा? गुआनिन जुड़ा रहेगा। फिर आएगा शुगर, इसके साथ फॉस्फेट, फिर यहाँ फॉस्फेट, इसके साथ क्या जुड़ा रहेगा? सॉरी क्या जुड़ा रहेगा? साइटोसिन जुड़ा रहेगा। फिर आएगा शुगर और फिर फॉस्फेट, यहाँ फॉस्फेट, और इसके साथ फिर क्या जुड़ा रहेगा? यूरेसिल जुड़ा रहेगा। अब इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर निकालेंगे इसका, तो ये बनेगा कैसे? ऐसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। और इसका फिर स्ट्रक्चर अगर हम बोले ऐसे, ठीक है। कलर कोडिंग इसमें भी होगा अलग अलग। ये कैसा होगा? वन हेलिक्स,
ठीक है, 1 हेलिक्स। इसमें अलग अलग कलर होगा ऐसे ऐसे। सॉरी, ठीक है। इस फॉर्म में चले, दोनों का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट बनता है, डीएनए आरएनए हो गया, इसका सेकंड पार्ट बनता है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी। सेंट्रल डॉग्मा का मतलब है कब रेप्लिकेशन होगा, कब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, कब डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो क्या बोलते हैं, यही सब चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी। देखें, डीएनए से अगर हम लोग इंफॉर्मेशन आरएनए तक पहुंचाते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। फिर यही इंफॉर्मेशन प्रोटीन बनाने के लिए पहुंचाया जाता है। क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन कहाँ बनेगा? राइबोसोम में पहुंचाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है। और यहां से एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है? प्रोटीन से क्या बनता है? मेड बॉडी स्ट्रक्चर, समझे। और यहां से फिर एंजाइम का भी निर्माण होता है। और ये एंजाइम क्या करता है? रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कहां पे? बॉडी में। प्रोटीन से ही एंजाइम बनता है और फिर बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनता है। देखो, अगर हम बोले कि डीएनए के पास क्या रहता है, किसी भी बॉडी के बारे में ओरिजिनल उसका इंफॉर्मेशन कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बनावट कैसा होगा, सब कलर कैसा होगा, सब किसके पास रहता है? या कह लो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन अबाउट बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां क्या रहता है? देखो, डीएनए के पास ओरिजिनल इंफॉर्मेशन रहा। अब डीएनए इंफॉर्मेशन किसको देता है? आरएनए। एक्चुअली देखोगे ना, ये है आपका, इसके पास खूब नॉलेज है। अब इस नॉलेज को मान लो कि नॉलेज है इसके पास, और ये चाह रहा है कि प्रोटीन का मान लेते कि बुक का निर्माण करना है। तो ये क्या करेगा? अपना नॉलेज किसको दे देगा? आरएनए को। बोलेगा जाके वहाँ जहाँ बुक का निर्माण हो या प्रोटीन का निर्माण हो रहा है वहाँ पे चले जा और उसको दे दो मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है। वो फिर क्या करेगा? प्रोटीन का या कह लो एक किताब का निर्माण करेगा। कोई सपोज ये अगर किताब का निर्माण करवाना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर बोले कि ये कुछ चीज़ों का निर्माण करवाना चाहिए, इसके पास इंफॉर्मेशन है, तो ये डाकिया की तरह काम करता है आरएनए, ठीक है। इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और गैदर करने के बाद फिर ट्रांसफर कहाँ कर देता है? प्रोटीन की फैक्ट्री में, कि किस टाइप का प्रोटीन बनेगा। क्या होगा? इंफॉर्मेशन कॉपी के फॉर्म में कैसे प्राप्त करेगा? गेट इन कॉपी फॉर्म
इंफॉर्मेशन पास्ड टू मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। क्या कह लो, वर्क एज मैसेंजर। ठीक है, मैसेंजर के तौर पे काम करता है। देखो अब आरएनए में एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है आरआरएनए। अगर आप बेसिकली उसमें जाओगे तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए, 3 आरएनए होता है। जो थोड़ा सा हम समझा देते हैं इसको साइड में से। अगर हम टाइप्स ऑफ आरएनए में अगर गए हम तो बेसिकली होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। देखो एमआरएनए क्या करता है, मैसेज को गैदर करता है या इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। किस चीज को, इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। टीआरएनए एक जगह से दूसरे जगह वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ डीएनए से, नेक्स्ट पेज देख लेते, रुको थोड़ा सा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए, इसकी बात करते हैं। देखें बेसिकली अगर देखा जाए ये होता है 3 टाइप का एमआरएनए। इसका काम क्या है, गैदर दी इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफर दी इंफॉर्मेशन। ट्रांसफर करने के लिए क्या करता है, जिस टाइप का उसको कह लो एक तरह से ऑर्डर मिलता है कि इस टाइप का हमको प्रोटीन बनाना है बॉडी में, तो ये इंफॉर्मेशन को गैदर कौन करता है, एमआरएनए। उसके बाद सेकंड आ जाता है टीआरएनए। इसको एक्चुअली ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। गैदर्ड मैसेज ट्रांसफर टू आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोम आरएनए। आर मतलब यहां होगा राइबोसोम। ठीक है, ट्रांसफर्ड मैसेज सेंड टू राइबोसोम। ठीक है, जो भी मैसेज इसके पास टीआरएनए ट्रांसफर किया उसको कहां तक ले जाएगा, वो राइबोसोम तक। अगर यहां अगर देखें, देखिए डीएनए ऑर्डर देता है अपने प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कि प्रोटीन का, इस टाइप के प्रोटीन का निर्माण करना है। इसमें सारा कुछ मैसेज लिखा रहता है। इसमें हाइड्रोजन का ये होगा, नाइट्रोजन का बेस ये होगा, जो भी चीज़ है इसको जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग जो भी बेस होगा, बेस आधार बना के एक मैसेज को तैयार करता है। इंफॉर्मेशन, मैसेज मतलब यहाँ समझ जाइएगा, इंफॉर्मेशन को तैयार करता है। अब ये इंफॉर्मेशन किसके पास जाता है, आरएनए। अब ये आरएनए के पास भी 3 भाग होता है। मान लो एक आरएनए यहाँ, एक आरएनए यहाँ, एक आरएनए, और यहीं रहता है राइबोसोम। समझिएगा बात को। ठीक है, एक आरएनए, इसका 3 भाग कर दिए हम। यहाँ क्या रहता है, राइबोसोम। ये डीएनए सबसे पहले किसके पास जाएगा, एमआरएनए के पास। बोलेगा भैया तुम मैसेज मेरा लिखो कि तुमको क्या क्या ऑर्डर दे रहे हैं, ये चीज तुमको बनाना है। अब ये मैसेज लिख के ट्रांसफर करेगा किससे, टीआरएनए के पास। किसके पास, टीआरएनए के पास। ये यहां से यहां ट्रांसफर किया। अब टीआरएनए यहां से ढोते हुए ले जाएगा कहां तक, कहां तक ले जाएगा, टीआरएनए
आरएनए तक, सॉरी ये आपका आरएनए तक। ठीक है, अब यही आरएनए क्या करेगा, पूरा मैसेज को कहां ट्रांसफर करेगा, राइबोसोम, और वही राइबोसोम फिर प्रोटीन का निर्माण करेगा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, जो भी ऑर्डर उसको मिला है मैसेज में। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। कहीं इसको जो प्रोसेस है आराम से देख के थोड़ा सा साइड में ये लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, चलें अब इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कब कब कौन सा प्रोसेस होगा। ठीक है, अगर हम बोले फर्स्ट कि भैया अगर डीएनए से कोई मैसेज को ध्यान में रखते हुए, जो इंफॉर्मेशन को ध्यान में फिर डीएनए में ही चेंज करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। बताए थे ना, क्योंकि ये जैसे राइबोसोम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए था, हम बताए थे कि अपना डीएनए जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास था इसीलिए तो रेप्लिकेशन कर ले रहा था। मतलब अपना प्रॉपर्टीज वो जान रहा है, उसके पास बनाने का भी मशीन है, डीएनए है, और एक्चुअली उस तरह का प्रोटीन वो सिंथेसिस कर सकता है, इसीलिए वो क्या कर रहा था, अपना वो रेप्लिकेशन कर ले रहा था। ठीक है, तो डीएनए से अगर डीएनए हम लोग करेंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। और अगर दूसरा लिख लेना है, आरएनए से अगर इंफॉर्मेशन हम लोग डीएनए में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और अगर थर्ड बोले, अगर डीएनए से आरएनए की ओर जा रहे हैं हम लोग इंफॉर्मेशन, तो ये ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाता है प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगर हमेशा अभी तक जैसे हमेशा हम देखते हैं कि डीएनए से आरएनए ही बनता है मैक्सिमम चीज़ों में, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है इसका एग्जाम्पल, इसका आरएनए टू डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का आपको एग्जाम्पल पूछेगा। सबसे पहले तो पूछ देगा कि भैया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, डीएनए से आरएनए बनता है या आरएनए से डीएनए बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा आरएनए से डीएनए बनता है। इसका एग्जाम्पल है रेट्रोवायरस, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रेट्रोवायरस, या कह लो जैसे कोविड-19 जो आया था ना, वही। अरे भैया बार तो ये इसका जो आरएनए ना डीएनए में चेंज हो रहा था। अब डीएनए में ही हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करके रखते हैं, उसके बारे में हम लोग जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम लोग सब उसमें पढ़ पाते हैं, डीएनए के जो मैपिंग होता है। अब जितना भी डॉक्टर लोग था वो सब डीएनए उसका पढ़ रहा है, बार डीएनए ही चेंज हो रहा है, तो उसका फिर एंटीडोट बनाएगा कैसे एंटीडोट बनाएगा। इसीलिए देखे होंगे कोविड नया वेरिएंट आता था और लोग पगलाते रहता था कि नया वेरिएंट आ गया, अब दवा इसका काम नहीं करेगा। बहुत सारे केसेस में काम भी नहीं करता था, क्योंकि क्या कर रहा था, बार उसका आरएनए को सोर्स पता ही नहीं उसका मैपिंग का, फिर उसका मैपिंग का पता लगाया धीरे धीरे करके। जब एक मैपिंग का लगाता तब तक उसका डीएनए आरएनए पे डीएनए चेंज हो जाता था, उसका पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता था। इसलिए सब पूरा परेशान था कि कौन सा दवा बनाया जाए भाई। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम लोग क्या क्या देखें, अगर हम बोले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल में देखें हम लोग क्या क्या देख लिए। हम लोग देख लिए भैया पहले बायोलॉजी क्या है, उसके बाद सेल क्या है, उसके बाद सेल स्ट्रक्चर थोड़ा देख लिए हम लोग, इसी हम लोग डीएनए आरएनए भी देख लिए। कंप्लीट हुआ बेसिक चीजें। अब इसमें सेकेंड टॉपिक हम लोग जीनोमिक्स में जाएंगे। ठीक है, इसमें जाएंगे, चैप्टर का नाम है जीनोमिक्स। ठीक है, जीनोमिक्स है क्या, कुछ नहीं। हम लोग इसमें किसका स्टडी करेंगे, जीन का, स्टडी ऑफ जीन कॉल्ड
जीनोमिक्स। ठीक है, अब ये स्टडी कहाँ करेंगे, किसमें, ऑर्गेनिज्म की बात करें, इन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब यहाँ हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट अगर टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ह्यूमन जीनोमिक्स। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोमिक्स। हाँ, थोड़ा सा नया नया पेड़ में भी चल नहीं रहा, 2-4 लेक्चर लेंगे उसके बाद अच्छे से हाथ बैठ जाएगा, फिर मजा आएगा पढ़ने में और मजा आएगा। ह्यूमन जीनोमिक्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ ह्यूमन जीन। सिंपल सी बात है, या कह लो जीनोमिक्स में हम लोग देखेंगे मैपिंग, जीन मैपिंग, जीन का मैपिंग हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया था ना, कौन सा कंट्री कर सकता है बताइए। ये सब चीजों में सबसे ज्यादा कौन आगे रहता है, अमेरिका। ये जो प्रोजेक्ट था कौन स्टार्ट किया था, यूएसए, प्लस बहुत सारे हेल्प करते हो, हेल्प बाय, ऑल्सो हेल्प बाय अदर कंट्री। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट का एम क्या था, पहला था कि भैया रीड दी जीनोम ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग का जीन को हम लोग पूरा रीड करना। अब बोलो क्यों 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 जीन का हम लोग मैपिंग कर रहे थे, आके क्यों उसको रीड कर रहे थे। एक्चुअली बहुत ऐसा बीमारी था, बहुत ऐसा बीमारी है जो लाइलाज बीमारी है, और ये इनहेरिटेंस है, मतलब कहने का मतलब है जो माता पिता के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा जो चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। जब तक उसका मैपिंग नहीं होगा, जब तक उसको पढ़ेगा नहीं, तो कैसे करेगा। इसलिए ह्यूमन जीनोमिक्स के नाम से एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, ताकि पूरा ह्यूमन का जीन को हम लोग पढ़ें, जीन को पढ़ें कहाँ उसमें दिक्कत है, और जब बच्चा भ्रूण बना रहेगा माँ के पेट में, तो उसको क्या करेगा, उसको वहां से उसको जीन को, वो डिफेक्टिव जीन को निकालेगा और उसको क्या करेगा, एक अच्छा बच्चा का जन्म होगा बिना बीमारी का। उसका मेन एम ये था। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड, दूसरा एम की अगर बात करें, टू रीड द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनस बेस या नाइट्रोजन बेस ऑफ ह्यूमन डीएनए। अब सीक्वेंस के बारे में उसको पता ही नहीं था कि भैया पहले कौन सा एडेनिन आएगा, ग्वानिन आएगा, साइटोसिन आएगा, थाइमिन आएगा। तो बाद में जब मैपिंग हुआ तब नाइट्रोजन बेस का जो है ना सीक्वेंस पता चला कि पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा एडेनिन, फिर आएगा ग्वानिन, फिर आएगा साइटोसिन, और फिर आएगा आपका थाइमिन। समझे। अब इसका मेथड क्या था, हम आपको क्या बोले कि टेक्नोलॉजी में हमेशा हम पढ़ेंगे मेथड के बारे में, कि कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते हुए वो इस चीज को, प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, और उसका क्या निष्कर्ष फिर निकला, क्या बेनिफिट्स हुआ। ठीक है, अब हम लोग यहां देखते हैं मेथड ऑफ ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। पहला, सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन।
इसका मतलब हुआ टू रीड दी नाइट्रोजीनस बेसिस। और इसका विश्वास नहीं होगा ना आप लोग को, बहुत लंबा सीक्वेंस इसको मिला, बहुत लंबा, जैसे लगभग 1 करोड़, सॉरी 300 करोड़ सीक्वेंस, 1 करोड़ बोल रहा हूं, 300 करोड़ सीक्वेंस ना। इट इज वेरी लॉन्ग, लाइक 300 करोड़ सीक्वेंस। जब मैपिंग किया तो 300 करोड़ से ज्यादा सीक्वेंस मिला। अब सीक्वेंस मिला तो इसको लिखेंगे कैसे? तो वही मेथड जो सीक्वेंस एनोटेशन मेथड में क्या किया, हाउ टू राइट द सीक्वेंस, हाउ टू राइट द सीक्वेंस, ये मेथड को इसने यहां पे खोज किया, जिसको क्या बोल दिए हम लोग, सीक्वेंस एनोटेशन। दूसरा, अब इसमें दूसरा कौन सा मेथड यूज किया इसमें, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्टोरेज, स्टडी एंड एनालिसिस, स्टोरेज एंड स्टडी एनालिसिस, 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 ठीक है, ऑफ जेनोमिक डेटा, जेनोमिक डेटा इन ए सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर विथ स्पेशल सॉफ्टवेयर। देखें, अब इतना हम बोल रहे हैं कि बायो इन्फॉर्मेशन, जैसे क्या क्या इसमें स्टोर करके रखा है, कैसे इसको स्टडी करेंगे और एनालिसिस करेंगे। अब जाहिर सी बात है 300 करोड़ सीक्वेंस है, तो इसको कैसे कोई मैन्युअली करेगा। तो इसके लिए इसने क्या किया कि न्यू सॉफ्टवेयर का डेवलप किया, न्यू सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर किसमें रन करवाया, सुपर कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर जिसका गणना मतलब कितना प्रति सेकंड होता है, मतलब कह सकते हो ना कि कंप्यूटरों का जो बाप कह लो यार, समझे। सुपर कंप्यूटर मतलब बहुत, उसका गणना बहुत फास्ट होता है, मैपिंग होता है, उसका जो काउंटिंग होता है बहुत फास्ट होता है, ठीक है। ये तो मेथड इसने यूज किया। अब इसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, तो हम देख लेते हैं। रिजल्ट ऑफ ह्यूमन जीनोमिक्स प्रोजेक्ट, क्या क्या रिजल्ट आया। पहला, टोटल नंबर ऑफ जीन was determined around 30,000. दूसरा, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस was determined around 300 करोड़, ठीक है।
तीसरा चीज इसने क्या देखा रिजल्ट में कि हाफ ऑफ डीएनए इज जंक डीएनए हैविंग रिपीटेड सीक्वेंस जो सीक्वेंस क्या था, रिपीट हो रहा था। जैसे अगर बोले एडिनो थाइमिन, फिर एडेनिन थाइमिन, फिर एडेनिन थाइमिन, एडेनिन थाइमिन, एडेनिन थाइमिन, एडेनिन थाइमिन, इस तरह करके बार बार रिपीट कर रहा था। अब इसका रिपीट करा, इसका मतलब क्या हुआ, विच मीन्स एक सेकेंड, which means do not have any information in DNA। देखिए कहना क्या चाह रहा है, अगर कोई भी सीक्वेंस अगर बार बार रिपीट करते रहे, सीक्वेंस मतलब दो चीजों की बात करें, नाइट्रोजन बेस में जो 4 था उसमें से 2 अगर रिपीट करते रहे, एडेनिन थाइमिन या साइटोसिन थाइमिन ऐसे करके, इसका मतलब है कि उसमें कोई भी नया इंफॉर्मेशन नहीं है या कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद और क्या रिजल्ट आया इसमें, अगर हम लोग फोर्थ नंबर की बात करें, फोर्थ नंबर, ओनली 2% of the genes are active in special cell, कह लो स्पेसिफिक सेल। ठीक है, एंड 2%, ये जो 2% है ना, एंड दीज 2% जीन्स कीप वेरिंग, ये वेरी कर रहा है लगातार। ठीक है, ठीक है, फिफ्थ देखते हैं, डीएनए ऑन जेनेटिक्स मटेरियल, at any two human being will match up to 99.9%। तो इसने देखा ना कि जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, अगर 2% को हम लोग ले रहे हैं ह्यूमन बीइंग को, तो उसमें 99.9% जो करे मैच कर रहा है। जैसे अरे भैया कोई भी ह्यूमन है, उसका भी हाथ होगा तो उसका भी हाथ है, उसका भी पैर है तो उसका भी पैर है, उसका नाक है तो उसका भी नाक है, उसका आंख है तो उसका भी आंख है। अब उसमें कुछ डिसऑर्डर, जिसका एक पे लकवा हो गया या कुछ हो गया, तो एक आंख में दिखाई नहीं दे रहा है, एक आंख और कुछ है, नाक टेढ़ा है, वो सब चीज अलग है थोड़ा सा। मतलब इसमें कहने का मतलब था कि जो उसने मैपिंग किया, मैपिंग में निष्कर्ष ये निकला कि भैया अगर हम कोई भी ह्यूमन बीइंग को, अगर 2 ह्यूमन बीइंग को उठा रहे हैं तो 99.9% जो है उसका डीएनए मैच कर जा रहा है। और अगर हम बोले यूनिक पर्सनालिटी की बात करें, जैसे इसी यूनिक पर्सनालिटी एंड फीचर are due to just
0.1% डिफरेंस ऑफ डीएनए। ठीक, मतलब समझ लो कि जो यूनिक पर्सनालिटी का होता है, फीचर्स उसमें अलग है, समझो उसमें तुम्हारे में कितना अंतर है, मात्र 0.1% का अंतर है। समझ लो भैया, अगर हम बोलें कि तुम्हारे और तुम्हारे आइडियल जो भी होंगे, तुम्हारे और उसके बीच कितना फीचर्स का अंतर होगा, 0.1% का अंतर होगा। मतलब समझो आज के डेट में रणबीर कपूर ले लो और एक सामान्य व्यक्ति तुम ले लो, उसके डीएनए में और आपके डीएनए में थोड़ा सा अंतर है। हाँ, जाहिर सी बात है, अंतर तो होगा ही। कितना अंतर है, 0.1%, मात्र 0.1% का। और वो मात्र 0.1% थोड़ा सा आगे है, इसलिए वो इतना आगे है आपसे। समझे? अब हम लोग देखते हैं इसका बेनिफिट्स क्या है। ये तो हो गया रिजल्ट। अब देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसका क्या बेनिफिट्स हुआ? पहला बेनिफिट्स, जेनेटिक बेसिस ऑफ मेनी डिजीज रिवेल्स। जेनेटिक बेसिस ऑफ मेनी डिजीज, बहुत प्रकार जो जेनेटिक चला रहा था, मानसिक बीमारी जो था, क्या हो गया, रिवील्स हो गया, मतलब वो दिख गया, हमको खुलासा हो गया कि इसके कारण ये था। ये किस चीज में हेल्प करेगा? मान लो कि किसी का जेनेटिक अगर मटेरियल का अगर मैपिंग हो गया तो उसमें देख लेगा कि इसमें क्या, अगर मान लो किसी के रतौंधी है, ठीक है, या किसी को कुछ जेनेटिक मटेरियल है, कुछ ऐसा बीमारी, लाइलाज बीमारी जो आगे चल के बच्चों में हो जाएगा जन्म लेने के बाद, तो उसको क्या करता है ना कि जब भ्रूण रहता है, जब ऑवरी बनता है, उसी समय उसमें ट्रीटमेंट करके उसको क्या करता है, वो जो डिसऑर्डर मटेरियल है उसको निकाल देता है, जिससे बच्चा कैसा होता है, स्वस्थ होता है। ठीक है, दिस विल हेल्प इन जीन थेरेपी। जीन थेरेपी मतलब जिस जीन में गड़बड़ी है उसको अच्छा करना। अब जीन थेरेपी में होता है क्या भैया, लिख लीजिए नीचे, रिप्लेस दी जीन एंड डिजीजेज फ्री बॉडी, एंड डिजीज फ्री बॉडी गॉट। हमें क्या मिल जाता है, एंड देन डिजीज फ्री बॉडी गॉट, हमें क्या प्राप्त हो जाता है, बिना बीमारी का एक स्वस्थ बच्चा या स्वस्थ डीएनए। अब भैया देख लेते हैं इसका दूसरा बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है, with the help of fractional genomics, risk assessment in term of disease can be carried out। देखो, इस लाइन का मतलब हुआ कि इन फ्यूचर हमें कौन कौन सा बीमारी होगा हमारे बॉडी में, वो भी रीड कर लेंगे। इन फ्यूचर व्हाट डिजीज occurs in body readed। ठीक है,
आगे आने वाले टाइम में हमारे बॉडी में कौन सा डिजीज होगा उसको हम पहले रीड कर लेंगे, तो हम उसके प्रति थोड़ा सा सचेत रहेंगे। समझ आ रहा है क्या फायदा होगा? तीसरा चीज देख लेते हैं, इसका बेनिफिट्स क्या है। तीसरा बेनिफिट्स, अगर हम तीसरा बेनिफिट्स के बारे में बात करें, with the help of genomics study, custom drug और registered drug can be developed। देखिए, अगर हम कोई भी जीन का स्टडी कर लेंगे तो एक हो सकता है न्यू डिजीज के बारे में पता चले, या उसका न्यू वेरिएंट के बारे में पता चले, तो हम फिर क्या करेंगे, उस टाइप का हम लोग ड्रग पहले से बना के रख लेंगे। ठीक है, उसको फिर क्या करेंगे, रेजिनल ड्रग का मतलब होता है, देखो रेजिनल ड्रग का मतलब ये होता है कि कोई भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक, ऐसे लिख सकते हैं, ड्रग मेड फॉर स्पेसिफिक पीपल फॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। समझाया? इसी को बोलते हैं कस्टम ड्रग और डिजाइनर ड्रग। डिजाइनर, ठीक है, उसको डिजाइन करके पहले से, मतलब आने वाला हम वेरिएंट आपको पता चल जाएगा, तो उसके पहले हम लोग ड्रग बना के रखेंगे कोई स्पेसिफिक ऐसा डिजीज जो बहुत कम लोगों को है, या उसका डीएनए में स्पेसिफिक मतलब उसका मैपिंग किए तो उसमें अलग हमको लक्षण दिखा, तो उसके लिए हम लोग एक अलग ड्रग को तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट इसका क्या होगा, अगर हम बोलें लास्ट बेनिफिट की अगर बात करें, फोर्थ नंबर बेनिफिट की अगर बात करें, ह्यूमन जीनोमिक्स प्रोजेक्ट, इसका जो डेटा है, डेटा हेल्प इन स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन्स, फंक्शन ऑफ जीन्स। ठीक है, चलो अब अभी देखेंगे कि कौन कौन सा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अभी कब से चल रहा है और कहाँ चल रहा है। अभी 2016 से 2026 के बीच ह्यूमन जीनोमिक्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जो इसको हम लोग राइट के फॉर्म में, अब इसमें यूएसए इसको लीड कर रहा है, बट इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, देख लेते थोड़ा सा इसके बारे में। ह्यूमन वर्ल्ड में कहाँ कहाँ वर्ल्ड ह्यूमन जीनोमिक्स प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ चल रहे प्रोजेक्ट। ठीक है, कहाँ कहाँ चल रहा है। पहला तो भैया चल रहा है तो इस नाम से ह्यूमन जीनोमिक्स प्रोजेक्ट राइट। ठीक है, ऐसे करके कब 2016 से लेकर चलेगा 2026 तक, अभी एक साल बाद। यूएसए
लीडिंग दिस प्रोजेक्ट। एक चीज याद रखना, इंडिया नॉट टेक पार्ट इन दिस प्रोजेक्ट, याद रखिएगा, इसमें इंडिया को पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरा चीज, दिस प्रोजेक्ट launched by Center of Excellence of Engineering Biology called multinational project, multinational प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिस प्रोजेक्ट एम टू क्रिएट जीनोमिक्स डेटा। जाहिर सी बात है, जीनोमिक्स डेटा को बनाएगा। जीनोमिक्स डेटा कहाँ पे? कंप्यूटर पे। वो भी कंप्यूटर कौन? सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। एंड कन्वर्जन ऑफ दिस डेटा into an artificial genome और DNA, artificial genome DNA, artificial genome of human being will help in better understanding of human genome genetics and many disease, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, बस इसको डेटा को एकत्रित करना, सुपर कंप्यूटर में कन्वर्जन करना डेटा इन आर्टिफिशियल जीनोम और डीएनए, आर्टिफिशियल जीनोम में, ठीक है। आर्टिफिशियल जीनोम ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या करेगा? विल हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम जेनेटिक्स एंड मेडिसिन। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा ना कि आपके बॉडी के लक्षण के अकॉर्डिंग, आपके जेनेटिक जो मटेरियल जो उसने गैदर किया उसके अकॉर्डिंग किस एज में आपको कौन सा डिजीज होने के लक्षण आ सकते हैं या क्या आगे चलकर आपके शरीर में होगा, वही उसी चीज़ का मैपिंग करेगा, उसको गैदर करेगा, ठीक है। और दुनिया भर में जितना है ना ह्यूमन बीइंग, उसका आगे चल के देखिएगा, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आगे चल के गवर्नमेंट हमेशा जेनेटिक डेटा को एकत्रित करेगा, पूरा जितना पॉपुलेशन है, और आगे चल के डीएनए के आधार पे ही बहुत सारा मैपिंग होगा, बहुत सारा कार्य होगा। जैसे आज देख रहे हैं ना, आधार कार्ड आपके लिए मैंडेटरी है, आगे चल के ये जीनोम मैपिंग मैंडेटरी हो जाएगा, आप देख लीजिएगा आगे चल के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट, अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट, ये 2018 में स्टार्ट हुआ है। कब तक चलेगा? 2028 तक, ठीक है। कितने साल के लिए?
10 ईयर्स, वो भी कितने साल के लिए था, 2016 से 26। ठीक है, देखो इसमें अगर हम लोग बोला जाए, एक तरह से एक मेगा प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, इन विच 15 लाख ऑर्गेनिज्म will be studied at जीनोमिक लेवल, मतलब उसका जीन के बारे में कितना, 15 लाख ऑर्गेनिज्म का। तो वह क्या करेगा, जीन को सीक्वेंसिंग करेगा, कहाँ कलेक्ट करेगा, कंप्यूटर में। their gene sequencing will be done and data will be collected in कंप्यूटर। ठीक है, डेटा को कहाँ कलेक्ट करके रखेगा, कंप्यूटर। अब इसमें क्या, ये किस चीज का स्टडी करेगा, ये किस में हेल्प करेगा, इट हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एनिमल एंड प्लांट बायोलॉजी। 15 लाख ऑर्गेनिज्म, समझ, 15 लाख प्रकार के जितने भी पक्षी पौधे प्राणी है ना, सबके बारे में, उसके बारे में, जानवर है उसके बारे में अध्ययन करेगा, उसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में अध्ययन करेगा। बहुत सारा क्रॉप जो है ना, खेत जो क्रॉप है, नए नए क्रॉप है, उसके बारे में भी अध्ययन होगा। और थर्ड पॉइंट हम बोले इसका, इट विल ऑल्सो हेल्प, किसमें ऑल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू जेनेटिकली modified crops and new drugs। जितने भी नए नए क्रॉप है, क्योंकि देखो इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू जो डिपेंडेंसी, क्योंकि ज़मीन मेरा कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है खाद्य पदार्थ और जनसंख्या बढ़ रहा है, खाद्य पदार्थ की डिपेंडेंसी थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो उसको प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कह लो, एनवायरनमेंट चेंज होने के लिए करो, जो क्रॉप का नुकसान हो रहा है उसको बचाने के लिए हम नया नया तरीका का जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स को हम लोग तैयार करेंगे, इसमें भी हेल्प करेगा, और उसके लिए नया नया फिर दवा बनाने में। ठीक है, अब अगर ये तो वर्ल्ड की बात हो गया, अब अगर हम बात करें जीनोमिक्स इन इंडिया, जीनोमिक्स इन इंडिया, थोड़ा सा मोटा मोटी देख लेते हैं। जीनोमिक्स इंडिया, अगर जीनोमिक्स बात करेंगे ना, तो ये 2 सेक्टर में हुआ। पहला तो एग्रीकल्चर में, और दूसरा सेक्टर मेरा है हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, जैसे इसमें एग्रीकल्चर में क्या है, प्लांट जीनोमिक्स, और इसमें क्या होगा, ह्यूमन जीनोमिक्स, ठीक है। चलिए आज का क्लास यही हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे जीनोमिक्स इन इंडिया। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। हम पूरा का पूरा सब्जेक्ट यहाँ कंप्लीट करवाएंगे एकदम डेप्थ में जाके, क्योंकि हम ऑफलाइन जब भी पढ़ाते हैं डेप्थ में पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।